हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था अबाउट एपरेंट वेट। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट शूडो फोर्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है शूडो फोर्स। मैंने जब आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही थी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हर फ्रेम में वैलिड नहीं होता। जिन फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम वैलिड मानते हैं उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, एंड जिन फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मैंने बात कही थी आपको, द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली रिलेटिव होते हैं। ऑब्जर्वर के बदल जाने के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदल जाने के साथ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन भी बदल जाता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, वही ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जर्वर के लिए सेम इंस्टेंट में मोशन में भी हो सकता है और किसी के लिए एक्सीलरेट भी हो रहा हो सकता है। तो यहां पर जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, ये बेसिकली रिलेटिव होते हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। एंड फ्रेम के बदल जाने के साथ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन का जो परसेप्शन है वो भी बदल जाता है। तो मैंने कहा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता, हमें रिजल्ट गलत मिलता है। और इस चीज को लेकर के मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा था और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको काफी डिटेल में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझाया था। मैंने कहा था अप टू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, बहुत हद तक अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। हम अर्थ पे होने वाले हर फेनोमेना के लिए हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम एज्यूम करते हैं और अर्थ के लिए हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं और अर्थ हमारी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अलावा अर्थ के रेस्पेक्ट में हर अनएक्सीलरेटेड फ्रेम भी इनर्शियल होगा, यह बात भी हमने कंक्लूड की थी। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो जो फ्रेम अनएक्सीलरेटेड हैं उन सभी फ्रेम्स को भी हम इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। मतलब अगर कोई फ्रेम अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, रेस्ट में है, या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हर वो फ्रेम इनर्शियल होगा और उन फ्रेम्स के लिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम है, अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सीलरेट हो रहा है, इन दैट केस उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा और उस तरह के फ्रेम को हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा था। तब मैंने एक बात कही थी कि लॉ में स्लाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ को यूज कर पाएंगे। न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड बनाया जा सकता है बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन, और उसी मॉडिफिकेशन को लेकर के आज की क्लास की हमारी पूरी की पूरी चर्चा होगी। हम समझेंगे कि वो क्या मॉडिफिकेशन है जो हमें लॉ में लाना पड़ेगा, क्या हमें वहां पर एक्स्ट्रा बातें समझनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ को यूज कर पाएंगे। और उसी को लेकर के आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा शूडो फोर्स। शूडो फोर्स एक्चुअली अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में डील कर रहे हैं तभी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपका फ्रेम इनर्शियल है, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को यूज कर रहे हैं, आपको शूडो फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तक मैंने आपको इतने सवाल करवाए, हमने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, एक बार भी मुझे शूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, या हमने इसका एक बार भी नाम भी नहीं लिया। रीजन क्या था? क्योंकि हमारा फ्रेम इनर्शियल था। हम जनरली अर्थ के रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ को यूज कर रहे थे और इसीलिए मुझे शूडो फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में डील कर रहे हैं, अगर आप न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं, देन ओनली यू नीड दिस शूडो फोर्स। शूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक काल्पनिक फोर्स है, या फिर हम कहते हैं
कि यहां पर हम जस्ट इसे विजुअलाइज करते हैं। वास्तव में जिस तरह से हम नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इन रियल फोर्सेस की बात करते हैं, सूडो फोर्स यहां पर कोई रियल फोर्स नहीं है, एक फॉल्स फोर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसका वास्तव में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने न्यूटन्स लॉज को टोटल 4 डिफरेंट स्टेप्स में अप्लाई करना सीखा था। हमने 4 स्टेप्स फॉलो करते हुए न्यूटन्स लॉ को यूज करना सीखा था। एंड उन 4 डिफरेंट स्टेप्स के नाम है डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एंड फोर्थ है राइट द इक्वेशंस एंड सॉल्व। ये 4 डिफरेंट स्टेप्स हमने फॉलो किए थे और इनको फॉलो करते हुए हमने न्यूटन्स लॉ को यूज करना या फिर अप्लाई करना सीखा था। तो यहां पर जो हमारा सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द फोर्सेस, उसमें हमें जो लिस्ट बनानी होती है, जो फोर्सेस की हमें लिस्ट बनानी होती है, उसमें हर एक्चुअल एक्ट करने वाले फोर्स के अलावा हमें एक और फोर्स को शामिल करना होगा और उसी फोर्स को हम कह रहे हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमें उन फोर्सेस की लिस्ट में शामिल करना है जो हमारे बॉडी में एक्चुअली एक्ट कर रहे थे। आपको पहले तो सिस्टम डिसाइड करना था, फिर हम देखते थे कि भाई हमारे सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो जो भी फोर्सेस हमारे सिस्टम में एक्ट करते थे उन फोर्सेस की हमें एक लिस्ट बनानी होती थी। बस आप एक काम करेंगे, यहां पर उसी लिस्ट में आपको सूडो फोर्स को एक्स्ट्रा जोड़ देना है। आपको वहां पर सूडो फोर्स को भी ऐड करना होगा और फिर उसी तरीके से आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और फिर आपको इक्वेशंस को लिख करके सॉल्व कर देना है। बहुत आसान है। उन चारों स्टेप्स में हमें कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ फोर्सेस की लिस्ट में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स शामिल करना है और उसी फोर्स को हम सूडो फोर्स कह रहे हैं। ये फोर्स वाकई में बॉडी पे एक्ट नहीं करता, सिर्फ न्यूटन्स लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की एक मैग्नीट्यूड भी होगी और एक डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब सूडो फोर्स की भी तो एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है मास ऑफ द सिस्टम जिस पे आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। जैसा कि मैंने कहा, नॉन इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होता है जो एक्सीलरेट होता है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेट होते हुए फ्रेम्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। तो आपको सिस्टम के मास के साथ एक्सीलरेशन फ्रेम की मल्टीप्लाई करनी है और उससे जो भी आपको मैग्नीट्यूड मिलने वाली है वही मैग्नीट्यूड आपकी सूडो फोर्स की होगी। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फ्रेम के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। अगर आपका फ्रेम फॉरवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है तो आप सूडो फोर्स को बैकवर्ड लें। अगर आपका फ्रेम ईस्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है तो आप सूडो फोर्स को वेस्ट की तरफ लें। अगर आपका फ्रेम वर्टिकली अपवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है तब उस केस में सूडो फोर्स को आप डाउनवर्ड लें। हमेशा हम सूडो फोर्स के डायरेक्शन को फ्रेम के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लिया करते हैं और इस तरह से हम सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इन्हीं बातों को मैंने यहां पे लिख भी दिया है। एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूं। जैसा कि हमने कहा, सूडो फोर्स इज एसेंशियल in physics because it allows us to apply Newton's laws of motion even in non-inertial reference frames। जैसा कि मैंने कहा, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होती, बट फिर भी अगर आप वैलिड बनाना चाहते हो तब उस केस में आपको सूडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। आपको उसके थ्रू प्रॉब्लम को समझना होगा। आगे समझते हैं। दिस फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल फिजिकल फोर्स like gravity or friction, but it is instead mathematical construction used to explain the motion of objects in accelerating reference frames। मैं समझता हूं आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। सूडो फोर्स मेक्स न्यूटन्स लॉज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक, नाउ आगे मैं आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेकर के जो बातें बताया था वहीं पे यहां पे मैंने लिख दी है। The magnitude of pseudo force is equal
टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जो आपने सिस्टम डिसाइड किया होगा उसका मास, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से स्यूडो फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम स्यूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे ढंग से स्यूडो फोर्स को समझने में मदद करेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, फाइंड टी एंड ए ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू पुली। यहां पर आप देखिए हमारे पास एक पुली सिस्टम है और इस पुली सिस्टम में जो हमारी पुली है वो इस सीलिंग के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है विद अ वैल्यू ए नॉट। यहां पर आप देखिए कि जो हमारी पुली है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पुली है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और इस पुली के लिए हमारे न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस पुली के लिए न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाना चाहते हो, इन दैट केस you have to add an extra force in the list of forces acting on the system and that force is basically none other than the pseudo force। यहां पर हमें pseudo force को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें एक बात क्लियर है कि m1 यहां पर भारी है, m2 यहां पर वजन में कम है, तो m1 को नीचे मूव करना चाहिए एंड m2 को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और जितनी एक्सीलरेशन इस बॉडी की इस पर्टिकुलर पुली के रेस्पेक्ट में होगी उतनी ही मैग्नीट्यूड की एक्सीलरेशन इस बॉडी की इस पुली के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड में दोनों ही बॉडीज की एक्सीलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में सेम वैल्यू की होगी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण हम यहां पर m1 एंड m2 को अलग अलग सिस्टम डिफाइन करेंगे और उन दोनों के लिए न्यूटन्स लॉज को हम अलग अलग यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर m1 को सिस्टम मान बैठता हूं। तो पहले हम m1 के लिए न्यूटन्स लॉज को यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर मेरा पहला काम हो गया, मैंने सिस्टम को डिसाइड कर लिया। अब सेकंड काम क्या है यहां पर, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। तो अब बताइए यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहली फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही है विद अ वैल्यू ऑफ m1g। दूसरी फोर्स हमारी स्ट्रिंग में डेवलप हो रही है जो कि टेंशन T होगी अपवर्ड। एंड अगेन क्योंकि मेरा फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, इस पे लगने वाला स्यूडो फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और उस स्यूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम दैट इज m1a नॉट। और इसको लेकर के मैं आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। तो यहां पर मैंने एक डॉट बनाया जिसके थ्रू मैंने सिस्टम m1 को शो किया हुआ है। तो यहां पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है m1g जो हमारी अर्थ ने लगाया है। सेकेंड फोर्स टेंशन T है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। एंड एक थर्ड फोर्स जो मुझे शामिल करना पड़ रहा है वो फोर्स है मेरी स्यूडो फोर्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। और क्योंकि मेरी फ्रेम अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है, स्यूडो फोर्स को मैंने नीचे की तरफ लिया। अब आप सेम वे में न्यूटन्स लॉ को यूज करिए जिस तरह से हम करते हुए आए हैं। हमने क्या सीखा कि नेट फोर्स की वैल्यू मास ऑफ द सिस्टम इनटू इट्स एक्सीलरेशन होगी। तब इस केस में क्योंकि मेरी बॉडी का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, इस केस में नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होना चाहिए। तो m1 के लिए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू m1g प्लस m1a नॉट माइनस टी। करेक्ट, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है। एंड नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं m1 इंटू a के इक्वल। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये मेरी पहली इक्वेशन है जो मैंने ऑब्टेन किया। सेम वे में अब हम इक्वेशन 2 ऑब्टेन करेंगे बाय कंसीडरिंग m2 एज आवर सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं m2 की। तो अब आप बताइए m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहली फोर्स ग्रेविटी m2g नीचे लगाएगी। दूसरा हमारा स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन T अपवर्ड होगा क्योंकि टेंशन ही तो उस बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगी। एंड अगेन स्यूडो फोर्स इसमें भी डाउनवर्ड होगा क्योंकि मेरी जो फ्रेम है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है। तो स्यूडो फोर्स इस पे भी मुझे नीचे की तरफ लेना चाहिए। और इसीलिए मैं यहां पर आपको m2 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए
टेंशन टी ऊपर की तरफ लगेगी, जहां तक ग्रेविटी का सवाल है m2g नीचे की तरफ लगेगा, m2g नीचे की तरफ लगेगा, एंड शूडो फोर्स भी नीचे की तरफ है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी m2 इंटू ए नॉट। और क्योंकि मेरी m2 ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रही है, नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब t की वैल्यू इन दोनों के समेशन से ज्यादा होनी चाहिए। तब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं t माइनस m2g प्लस m2a नॉट equals to the resultant force on m2 which must be equal to m2 into a। और इस तरीके से मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं यहां पर a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, टेंशन t की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, और मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो मेरी पहली इक्वेशन है m1g प्लस m1a नॉट माइनस टी इक्वल टू m1a, एंड मेरी दूसरी इक्वेशन है t माइनस m2g प्लस m2a नॉट इक्वल टू m2a। अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तब उस केस में माइनस टी एंड प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस केस में मुझे एक्सीलरेशन a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पर इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, LHS का LHS से एडिशन हो जाएगा, RHS का RHS के साथ एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर माइनस टी प्लस टी आपस में कैंसिल होकर क्या बचने वाला है, बचने वाला है m1g प्लस m1a नॉट माइनस m2g माइनस m2a नॉट। यहां पर ब्रैकेट के आगे क्योंकि माइनस था, तो ब्रैकेट ओपन करने से माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, एंड RHS में मिलेगा मुझे m1a प्लस m2a इंप्लाइज दैट। फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं, m1 को कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा g प्लस a नॉट, और यहां पर अगर मैं माइनस m2 कॉमन ले लूं तो मिलेगा g प्लस a नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक, इंप्लाइज दैट। अब देखा जाए तो LHS के दोनों टर्म्स में g प्लस a नॉट कॉमन है, तो मैं अगर कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा g प्लस a नॉट इंटू m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। सो फाइनली a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को मैं RHS से LHS की तरफ डिवाइड किया, इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, इनटू g प्लस a नॉट मेरा बचा रहेगा। तो ये हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू आई दोनों ही बॉडीज की विथ रेस्पेक्ट टू पुली, जहां पर m1 डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रही है एंड m2 ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, और यही मेरा इस सवाल के एक्सीलरेशन का सही आंसर होगा। अब मुझे टेंशन t की वैल्यू भी बतानी है, तब आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करना होगा। अगर आप a को एलिमिनेट कर देते हैं तब आपको टेंशन t मिल जाएगी, या तो फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, एक्सीलरेशन को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और उससे भी आपको टेंशन t की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 किया, तो देखो LHS में क्या मिलेगा, LHS में मिलेगा मुझे m1g प्लस m1a नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस m2a नॉट विच इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब टेंशन t को यहां से फ्री करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और मैं कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहां पर मिलने वाला है m1 m2g प्लस m1 m2a नॉट माइनस m2t विच विल बी इक्वल टू, अब m1 का मैं LHS के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो क्या मिलेगा m1 इंटू टी माइनस m1 m2g माइनस m1 m2a नॉट। नाउ implies that
बस इसे हमें अरेंज करना है। तो आप देखिए यहां पर भी टेंशन टी है, यहां पर भी टेंशन टी है, तो जिन टर्म्स में टी का जिक्र है उनको एक तरफ कर देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए यहां पर आप देखिए माइनस M1 M2G है जो LHS में आके ऐड हो जाएगा, एंड LHS में ऑलरेडी मेरे पास M1 M2G है, तो दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, इट विल बी 2M1 M2G। ऑल्सो यहां पर माइनस M1 M2A0 है और यहां पर प्लस M1 M2A0 है, तो ये LHS की तरफ आकर के प्लस होके क्या बन जाएगा, प्लस 2M1 M2A0। एंड फाइनली मैं LHS से माइनस M2T को RHS की तरफ भेजता हूं और T कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा मेरे पास M1 प्लस M2। सो फाइनली टेंशन T की वैल्यू निकालने के लिए मुझे M1 प्लस M2 को डिवाइड कर देना है LHS की तरफ, और इनमें अगर मैं देखूं तो 2M1 M2 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा G प्लस A0, एंड फाइनली मुझे M1 प्लस M2 को डिवाइड कर देना है और यही मेरे टेंशन T की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने टेंशन T की वैल्यू निकाल लिया एंड हमने इधर एक्सीलरेशन A की वैल्यू भी निकाल ली। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको सूडो फोर्स लगाना आ गया होगा इस एक ही सवाल के थ्रू। हालांकि हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट ये काफी इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक, आपको इस तरीके से रिजल्ट को याद रखना है। यहां पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं कि अगर मेरा सिस्टम, अगर मेरी पुली ऊपर की तरफ एक्सीलरेट ना करके डाउनवर्ड एक्सीलरेट करती, तब उस केस में क्या होता, तब उस केस में जो हमें आंसर मिला उन आंसर्स में यहां पे G प्लस A0 की जगह पे आ जाएगा G माइनस A0, और यहां पर भी G प्लस A0 की जगह पे आपको याद रखना है G माइनस A0। अगर पुली अपवर्ड एक्सीलरेट हुई, अगर पुली अपवर्ड एक्सीलरेट हुई, तब यहां पर G प्लस A0 आया है, यहां पर भी G प्लस A0 आया है। बट अगर मेरी पुली डाउनवर्ड एक्सीलरेट होती, तब उस केस में क्या मिलता मुझे, G माइनस A0, G माइनस A0। और मैं चाहूंगा कि आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए। मैंने जब आपको वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉ सिखाया था, तब मैंने आपके सामने जो केस रखा था वो केस यही था जिसमें मेरी पुली रेस्ट पे थी। यही मेरा पहला केस था और इसी पर्टिकुलर केस के लिए मैंने दोनों बॉडीज की एक्सीलरेशन भी निकाली थी एंड स्ट्रिंग के टेंशन की वैल्यू भी निकाली थी, और तब मेरा पुली को मैंने रेस्ट में रखा था। और अगर आपको याद हो कि मैंने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया था, तो आप बिल्कुल यहां देखिए उस केस में, क्योंकि मेरी पुली अनएक्सीलरेटेड थी, क्योंकि मेरी पुली एक इनर्शियल फ्रेम थी, वहां पर A0 की वैल्यू 0 थी। और अगर यहां पर आप A0 की वैल्यू को 0 पुट कर देते हो, तो जो रिजल्ट मैंने वहां ऑब्टेन किया था वही रिजल्ट आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तब हमारे टेंशन की वैल्यू आई थी 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू आई थी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। यही रिजल्ट को हमने ऑब्टेन किया था, बस A0 की वैल्यू वहां पर 0 थी। तो अगर मेरा सिस्टम अपवर्ड एक्सीलरेट हो तो प्लस A0 कर देना है आपको G के साथ, पुली अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो तो G माइनस A0 कर देना है आपको, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही रिजल्ट हमने यहां पर ऑब्टेन किया हुआ है, आप बिल्कुल बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए पहला सवाल एकदम क्लियर होगा। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। हमारा अगला सवाल है, what force should be applied on the wedge so that block over it does not move? All surfaces are smooth. Also find the acceleration of wedge. A very important question जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप बिल्कुल सीखिए किस तरह से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड बॉडी है इसे कहा गया है वेज, और इसके ऊपर जो बॉडी यहां पे आपको दिखाई दे रही है इसे हम कह रहे हैं ब्लॉक। तो कहता है कि यहां पर सभी की सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, तब उस केस में इस वेज पे कितना फोर्स अप्लाई करें या फिर इसकी हम कितनी एक्सीलरेशन मेंटेन करें सच दैट ये ब्लॉक इस वेज पे स्लिप करना बंद कर दे, इस पे मूव करना बंद कर दे। आप खुद सोचिए कि अगर ये वेज मान लो रेस्ट में होता, अगर ये थमा हुआ रहे, तब उस केस में क्या ये बॉडी स्टैटिक रह पाएगी? डेफिनेटली फिसल जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो रोकेगा कौन? एंड ग्रेविटी की जो कंपोनेंट आएगी mg sin थीटा, वो बॉडी को स्लिप करवा देगी, है कि नहीं? लेकिन अगर
हम इस वेज को एक्सीलरेट कराते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि हमारी ब्लॉक स्लिप करना बंद कर दे। ऐसा इसलिए कि जितनी फोर्स इस वेज ने इस ब्लॉक पे अप्लाई किया हुआ है वो फोर्स इंक्रीज होगा, और उस फोर्स के इंक्रीज होने के कारण ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कैपेबल हो। मैंने आपके सामने अभी जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं। एक्चुअली इस वेज ने इस बॉडी पे डेफिनेटली एक नॉर्मल फोर्स एन लगाया होगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है नहीं तो कांटेक्ट फोर्स तो नॉर्मल होगा। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा अगर हम इस वेज को एक्सीलरेट कराते हैं तो, क्योंकि जब मैं वेज को एक्सीलरेट कराऊंगा साथ साथ ये बॉडी भी एक्सीलरेट करेगी, और बॉडी को एक्सीलरेट कराने के लिए मुझे एक नेट फोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पर बॉडी एक्सीलरेट होने लगी फोर्स की वैल्यू पहले की तुलना में बढ़ेगी, और इसीलिए जब मैं इस वेज को एक्सीलरेट कराऊंगा इसके द्वारा जो ब्लॉक पे फोर्स का डेवलपमेंट होगा वो बढ़ेगा, और इस फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो सकता है कि इसके वेट mg को बैलेंस कर ले और ब्लॉक स्लिप करना बंद कर दे। ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, और इसीलिए आप बिल्कुल इसको मान के चलिए कि अगर इस वेज को एक्सीलरेट कराया गया तो बॉडी की स्लीप होने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो सकती है। तो चलिए मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं। क्योंकि यहां पर मेरी ब्लॉक को मुझे रेस्ट में रखना है, किसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि मेरा वेज एक्सीलरेट हो रहा है तो वेज बन गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए मुझे यहां पर न्यूटन्स लॉ को यूज करना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। सूडो फोर्स की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेता हूं। तो मेरा स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो हो गया मेरा सिस्टम। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स एन लग रहा है जो कि नॉर्मल फोर्स है, दूसरी फोर्स ग्रेविटी लगा रही है mg नीचे की तरफ, एंड थर्ड फोर्स मुझे यहां पे शामिल करना पड़ेगा जो कि सूडो फोर्स होगा। सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो क्योंकि मेरा फ्रेम राइटवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स को मुझे लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा, तो सूडो फोर्स हो जाएगा मेरा m इंटू ए नॉट, और अब इन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाई 0, क्योंकि ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रही, और क्योंकि यहां पर ब्लॉक का किसी भी तरह का एक्सीलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो वेज के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन को 0 मेंटेन करना है, मतलब नेट फोर्स को यहां पे 0 मेंटेन करना है। ज्योमेट्री की मदद से हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो थीटा ही होगी, जो थीटा मेरा यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। नॉर्मल फोर्स के एक अपवर्ड कंपोनेंट बनेगी एन कॉस थीटा, एंड एक राइटवर्ड कंपोनेंट बनेगी एन साइन थीटा, और क्योंकि मुझे यहां पर ब्लॉक को अनएक्सीलरेटेड मेंटेन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का समेशन एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स का समेशन मिलकर के 0 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं n sin थीटा इक्वल्स टू m a नॉट एंड n cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताइए। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो n और n आपस में कैंसिल होकर मिलेगा मुझे tan थीटा इक्वल्स टू a नॉट बाई जी, एंड उससे मुझे मिल गया a नॉट की वैल्यू, द a नॉट विल बी इक्वल टू g tan थीटा। और यही सवाल का एकदम सही जवाब है। g tan थीटा के साथ अगर मैं हमारी वेज को एक्सीलरेट करवा दूं तो उस पर रखी हुई ब्लॉक स्लिप करना बंद कर देगी, और आपको इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए, बहुत काम का रिजल्ट है। अब पूछा है कि वेज पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स निकालना आसान है, क्योंकि मेरी ब्लॉक एंड वेज दोनों साथ में जा रहे हैं तो उन दोनों को मैं साथ में एक सिस्टम मान लेता हूं। वेज एंड ब्लॉक दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसीलिए उन दोनों को मैं साथ में एक सिस्टम मान लेता हूं। और इस पूरी सिस्टम पे जो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू मेंटेन करनी है वो है g tan थीटा। तो डेफिनेटली मास ऑफ द सिस्टम इनटू
एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ही हमारे सिस्टम पे लगाए जाने वाला फोर्स होना चाहिए और यही हमारी फोर्स की भी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके थ्रू हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट एम फॉल्स फ्रीली, ऑल्सो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हमें कह रहा है कि इस वेज को कितनी फोर्स लगा करके पुल किया जाए कम से कम सच दैट कि इसके ऊपर रखी हुई जो ब्लॉक है ये फ्रीली फॉल करे, ये एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे। एक्चुअली हो क्या रहा होगा मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इस वेज को लेफ्ट की तरफ एक्सीलरेट कराऊंगा तो जैसे जैसे ये बॉडी की मूवमेंट हो रही होगी इसकी भी मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही होगी कि इसके डाउनफॉल के दौरान ये वेज इसके रास्ते में रेस्ट्रिक्शन नहीं बन रहा होगा। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं इस वेज को सडनली खींच लूं तो ये बॉडी तो डेफिनेटली वर्टिकली नीचे गिरेगी। तो कहता है मिनिमम कितना एक्सीलरेशन मेंटेन करें या मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो हमारी जो ब्लॉक है वो एकदम फ्रीली फॉल करे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस सिचुएशन में आपको एक बात समझनी है कि जितने समय में ये जो मेरी ऊपर रखी हुई ब्लॉक है जमीन में लौटेगी, सरफेस पे आएगी, ठीक उतने ही समय में मेरी वेज को भी सरक करके चले जाना चाहिए आगे, कितने डिस्टेंस के साथ, जितना इस वेज की लेंथ है या फिर विड्थ है। और इस वेज की विड्थ को मैं मान लेता हूं x और इस वेज की हाइट को मान लेता हूं मैं y। तो मैं कहता हूं कि जितने समय में मेरी ब्लॉक y डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतने ही समय में अगर मेरी ये वेज डिस्प्लेसमेंट x कवर कर ले लेफ्ट की तरफ तो बॉडी का वर्टिकल डाउनफॉल होना मैंडेटरी हो जाएगा और उस केस में मेरी ये जो बॉडी है वर्टिकली डाउनवर्ड में फ्रीली फॉल कर जाएगी। तो बस इसी बात को लेते हुए हम यहां पर सिचुएशन को एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए आगे मैं लिखता हूं मेरी इक्वेशन वेज के लिए। तो वेज की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, दैट इज 0। वेज को कितना मूव करवाना है मुझे, दैट इक्वल्स टू x। वेज की जो मुझे एक्सीलरेशन मेंटेन करनी है उसको बताया गया है a नॉट और समय जो लगेगा उसको मैं मान लेता हूं t। और इसको लेकर के मैं एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब उस हिसाब से मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू यू टी 0 हो गया, हाफ a की जगह में a नॉट इंटू टी स्क्वायर। मैंने काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन को यूज किया और इससे मुझे t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी 2x अपॉन a नॉट ओवर रूट। अब इतने ही समय में मेरी इस ब्लॉक को वर्टिकली y आना है नीचे की तरफ। तो मैं अगेन इस ब्लॉक के लिए क्या क्या लिख सकता हूं, ब्लॉक के लिए मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो ब्लॉक भी शुरुआत में रेस्ट में है तो u0। ब्लॉक को जो डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है वर्टिकल में दैट इक्वल्स टू y। ब्लॉक क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू डाउनवर्ड में g हो जाएगी और जो समय है उसके लिए उतना ही होने वाला है जितना समय हमारी वेज की मूवमेंट का था, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट 2x अपॉन a नॉट। तो मैं हमारी ब्लॉक के लिए क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड अगेन u 0 होने के कारण बचेगा सिर्फ हाफ g एंड टी स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2x अपॉन a नॉट। मुझे a नॉट की जरूरत है। यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 एंड 2 आपस में रिड्यूस हो रहे हैं। सो फाइनली a नॉट विल बी इक्वल टू, यहां पर g मेरा बाकी है तो रहने दिया जाए, बचेगा मेरे पास x बाई वाई। सो फाइनली g इंटू, और आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं कि x बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कॉट थीटा, और यहां पर आ जाएगा कॉट थीटा। और यही सवाल का एकदम सही जवाब होगा और इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना चाहिए। अब पूछ रहा है कि कितना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो ब्लॉक है फ्रीली फॉल हो रहा है तो इसके मूवमेंट के लिए तो ग्रेविटी रेस्पॉन्सिबल है और क्योंकि इनका फिजिकल कांटेक्ट हार्डली हो पा रहा है तो इस फोर्स के साथ हम सिर्फ इस वेज को ही एक्सीलरेट करा रहे हैं और इसीलिए F की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द वेज इनटू इट्स एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू g कॉट थीटा हमने फाइंड आउट की। यहां पर मुझे ब्लॉक के मास को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लॉक के मूवमेंट के पीछे वेज का अब कोई भी रोल नहीं रह गया।
हमारा अगला सवाल है, अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ए, अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल। कह रहा है कि कार है और उस कार को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे हैं। उस कार की सीलिंग के साथ एक बॉल को स्ट्रिंग के थ्रू लटका दिया गया है और उस कार के एक्सीलरेट होने के दौरान उस स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल फॉर्म किया है और हमें उसी एंगल की वैल्यू को बताना है। डेफिनेटली यहां पर स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एक नॉन जीरो एंगल मेंटेन करेगी। क्यों करेगी, उसके पीछे का रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एकदम पेशेंस के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। सपोज ये मेरी कार की सीलिंग है और कार की सीलिंग के साथ हमने एक बॉल को लटका दिया स्ट्रिंग के थ्रू। अब अगर मान लो कार रेस्ट में है, कार रुकी हुई है, तो ये स्ट्रिंग डेफिनेटली कार के सीलिंग के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो 90 डिग्री होगी। मींस वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा स्ट्रिंग का वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप इस कार को एक्सीलरेट करते हो तो क्या ये बॉल एक्सीलरेट नहीं करेगी क्या? अगर आप कार के अंदर बैठे हो और आपकी कार एक्सीलरेट कर रही है तो आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो क्या? आप भी तो एक्सीलरेट कर रहे हो। तो क्योंकि मेरी कार में एक एक्सीलरेशन है तो उस कार की सीलिंग से लटकी हुई बॉल के पास भी तो एक एक्सीलरेशन होना चाहिए कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। और क्योंकि अब मेरी इस बॉल के पास भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तब उस बॉल के ऊपर एक नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगना चाहिए और नहीं लगेगा तो वो एक्सीलरेट करेगी किसके थ्रू? तो अगर मेरी स्ट्रिंग वर्टिकली मेंटेन रही तो क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स का यहाँ पे आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? आपको मैं जो कहना चाहता हूं एक बार आप समझिए। अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग वर्टिकल रहती है तब इस केस में इस बॉडी के ऊपर या इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस हैं बट दोनों वर्टिकल हैं, जिसमें एक है हमारी ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, दूसरा है टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों ही फोर्सेस की क्या कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? बिल्कुल नहीं है। तब इस केस में फिर इस बॉल को एक्सीलरेट करके देगा कौन? तब इस केस में होगा क्या कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ एक एंगल फॉर्म करेगी और हमारी जो स्ट्रिंग है वो इंक्लाइंड बनेगी कुछ इस तरह से एंड इट विल मेंटेन सम एंगल थीटा। करेक्ट। अब देखिए, अब क्योंकि मेरी स्ट्रिंग इंक्लाइंड हो चुकी है तो अब स्ट्रिंग में डेवलप टेंशन की दो कंपोनेंट हो सकती हैं, जिसमें एक कंपोनेंट होगी राइटवर्ड और दूसरी कंपोनेंट होगी अपवर्ड। और इसी राइटवर्ड कंपोनेंट के थ्रू अब हमारी बॉल हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करना चालू करेगी। अगर आप कार को एक्सेलरेट कराते हो तो बिल्कुल आपकी स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एक नॉन जीरो एंगल फॉर्म करेगी, क्योंकि उस बॉल को भी एक्सेलरेट होना है और उस बॉल को एक्सेलरेट करवाने के लिए उसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और जब स्ट्रिंग अपनी एक नॉन जीरो एंगल फॉर्म करेगी वर्टिकल के साथ, तब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा जो हमारी बॉल को एक्सेलरेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहां पर भी ये एंगल थीटा हो जाएगा फ्रॉम ज्योमेट्री, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो टेंशन टी की अपवर्ड कंपोनेंट हो गई टी कॉस थीटा, राइटवर्ड कंपोनेंट हो गई टी साइन थीटा। और कौन सी फोर्स है हमारी बॉल पे? ग्रेविटेशनल फोर्स है mg डाउनवर्ड अगेन। लेकिन हमारी जो बॉल है वो कार के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना। अगर आप कार में बैठ के जा रहे हो तो कार के रेस्पेक्ट में आपकी एक्सीलरेशन कितनी? दैट इज 0। कार के रेस्पेक्ट में तो आप रुके हुए हो ना, कार के रेस्पेक्ट पे तो आप रेस्ट में हो ना। तब उस केस में हम कह सकते हैं कि कार के रेस्पेक्ट में आपके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऑब्वियस बात है। और क्योंकि हमारी कार एक्सीलरेट हो रही है, इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और क्योंकि कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो न्यूटन्स लॉज को वैलिड बनाने के लिए मुझे सूडो फोर्स यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। और सूडो फोर्स की वैल्यू होती कितनी है? मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन होता किधर है? जिस तरफ फ्रेम एक्सीलरेट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट। तो इस केस में मेरा सूडो फोर्स हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि मेरे एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम की वैल्यू a है तो मेरा m a सूडो फोर्स हो जाएगा। और क्योंकि मेरा बॉल कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इन सभी कंपोनेंट्स का समेशन, इन सभी फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। बिकॉज द बॉल इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कार,
द बॉल इज अनएक्सिलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू द कार। सो सूडो फोर्स को शामिल करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं सभी के सभी फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। तब उस हिसाब से मैं हॉरिजॉन्टल में लिख सकता हूं टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, वर्टिकल में लिख सकता हूं टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, implies that theta will be equal to tan inverse a by g। a very very important formula जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और यही हमारी सवाल का सही जवाब होगा। इतना एंगल हमारी स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ मेंटेन करेगी। तो अगर मान लेते मेरी कार के एक्सेलरेशन की वैल्यू g की इक्वल है, तब उस केस में g बाई जी हो जाएगा 1। तो कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है? दैट इज 45 डिग्री। डेफिनेटली उस केस में जो स्ट्रिंग होगी वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करेगी। तो इसी के साथ हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जो हमारा चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर में सभी पहलुओं पे बात की आप लोगों के साथ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। आज के इस क्लास में इतना ही। हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच for watching this video।